25 अगस्त 1947। भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन देश जल रहा था। लाहौर से अमृतसर, कलकत्ता से नोआखली तक, मतलब हर तरफ नफरत की आग थी। ट्रेनें आ रही थी, लाशों से भरी हुई ट्रेनें, हर रोज। परिवार बिछड़ रहे थे, औरतों को अगवा किया जा रहा था, बच्चे अनाथ हो गए थे। आंकड़े तो मतलब रोंगटे खड़े कर देते हैं। लगभग 10 लाख लोग मारे गए। और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए, अपने ही वतन में। ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। और आज इतने साल बाद भी एक सवाल है जो हमेशा परेशान करता है, क्या ये सब होना तय था? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या बंटवारा सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत का ही नतीजा था, या फिर ये कुछ राजनीतिक फैसले थे जो सत्ता में बैठे लोगों ने लिए और जिसकी कीमत आम लोगों ने चुकाई? हाँ, तो आज की इस गहरी पड़ताल का मकसद यही है, बंटवारे की उस अनकही राजनीतिक कहानी को समझना। बिल्कुल। और ये जरूरी इसलिए क्योंकि एक बहुत आसान सा नैरेटिव बना दिया गया कि हिंदू और मुसलमान हमेशा से लड़ते आए थे। हाँ, कि हजारों साल से लड़ रहे थे और आखिर में अलग हो गए। लेकिन इतिहास इसे कहीं ज्यादा पेचीदा है। सही बात है। सदियों का साझा इतिहास था हमारा। एक ही भाषा, एक जैसी संस्कृति, खाना पीना, संगीत, सब कुछ तो एक जैसा था। बिल्कुल। हम त्योहार साथ मनाते थे, सुख दुख में साथ खड़े होते थे। 1857 का गदर तो सबसे बड़ा सबूत है इसका। हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। या फिर 1920 का असहयोग आंदोलन। सोचिए, गांधी जी के एक बुलावे पर दोनों समुदाय साथ आ गए। तो फिर ये भाईचारा कहाँ गया? यही सवाल है, और जवाब ये है कि बंटवारा आम लोगों की मांग से कहीं ज्यादा अभिजात वर्ग की राजनीति का नतीजा था। सत्ता की लड़ाई, बढ़ता हुआ अविश्वास, और हाँ, अंग्रेजों की सोची समझी चालें। हमें ये समझना होगा कि बंटवारा हमारी किस्मत नहीं थी, ये एक फैसला था। और हर फैसले के पीछे कुछ लोग और उनकी वजह होती हैं। तो चलिए इन वजहों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले वो तीसरी ताकत जो कमरे में थी, ब्रिटिश सरकार। हाँ, वो तो हमेशा यही दिखाते थे कि हम तो बस दो लड़ते हुए भाइयों को अलग कर रहे हैं। क्या ये सच था? ये सफेद झूठ था। अंग्रेज कभी निष्पक्ष थे ही नहीं। उनकी तो पूरी नीति ही बांटो और राज करो पर थी। बिल्कुल। उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था, 1857 में ही, कि हिंदू मुस्लिम एकता उनके साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और उन्होंने जानबूझकर ऐसी नीतियां बनाई जो दरार पैदा करे। हाँ, जैसे 1909 के सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचन मंडल। जी। इसका मतलब था कि मुसलमान सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट देंगे और हिंदू सिर्फ हिंदुओं को। हाँ, सुनने में ये लगता है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा हो रही है, पर असल में ये जहर की गोली थी। इसने धर्म को राजनीति के केंद्र में ला दिया, पहली बार। अब आप एक भारतीय वोटर से पहले एक हिंदू या मुस्लिम वोटर थे। खेल वहीं से शुरू हुआ। अच्छा, लेकिन 1940 के दशक में जब उनका जाना लगभग तय हो गया था, तब भी वो भारत को बांटना क्यों चाहते थे? तब तक उनकी रणनीति बदल गई थी। बांटो, राज करो और निकल जाओ। मतलब ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था। हाँ। उन्हें पता था कि वो ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। हाँ। लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर एक एकजुट भारत आजाद हुआ तो वो एशिया की महाशक्ति बन जाएगा, जो शायद सोवियत संघ के करीब चला जाए। बिल्कुल। उनके हितों में था कि भारत को कमजोर करके छोड़ा जाए। दो कमजोर आपस में लड़ते हुए देश, जिन पर उनका प्रभाव बना रहे। हाँ। तो बंटवारा पूरी तरह से ब्रिटिश हितों में था। तो ये तो हुई अंग्रेजों की बात। हाँ। लेकिन सिर्फ उन्हें दोष देना भी शायद इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। हाँ। कांग्रेस, जो आजादी की लड़ाई की अगुवाई कर रही थी, उससे भी तो कुछ गलतियां हुई। बहुत गंभीर गलतियां हुई। जैसे 1937 के चुनाव। हाँ, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। बहुत ज्यादा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने से साफ इनकार कर दिया। और इसने जिन्ना को एक मौका दे दिया, एक जबरदस्त मौका। उन्हें ये कहने का मौका मिल गया कि देखो, कांग्रेस जहां भी सत्ता में होगी वो मुसलमानों के साथ सत्ता साझा नहीं करेगी, वो एक हिंदू राज चाहती है। और यहीं से भरोसे में दरार पड़नी शुरू हो गई। बिल्कुल। दूसरा बड़ा मुद्दा था आजाद भारत का ढांचा। नेहरू और कांग्रेस के ज्यादातर नेता एक मजबूत केंद्र सरकार चाहते थे, ताकि देश की गरीबी और दूसरी समस्याओं से लड़ा जा सके। हाँ, लेकिन मुस्लिम लीग को डर था कि एक हिंदू बहुर केंद्र हमेशा उन पर हावी रहेगा। तो वो एक ढीला ढाला संघवाद चाहते थे, जहां प्रांतों को ज्यादा अधिकार मिले। जी। तो एक तरफ सत्ता साझा करने से इनकार, दूसरी तरफ मजबूत केंद्र की जिद। इन दोनों चीजों ने मिलकर उस डर को और बढ़ा दिया। और इसी डर और अविश्वास के माहौल में मोहम्मद अली जिन्ना का उदय होता है। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है।
कि जिन्ना को कभी हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता था। बिल्कुल, सरोजिनी नायडू ने उन्हें ये उपाधि दी थी। वही जिन्ना जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस के की। तो फिर ये बदलाव कैसे आया? एक इंसान जो एकता की बात करता था वो बंटवारे की बात करने लगा। जिन्ना का सफर असल में निराशा का सफर है। उन्हें कांग्रेस में वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। गांधी जी के आने के बाद वो हाशिए पर चले गए थे। हाँ, और कांग्रेस ने बार बार मुस्लिम लीग को मुसलमानों का असली प्रतिनिधि मानने से इनकार किया। तो क्या पाकिस्तान की मांग एक राजनीतिक दांवपेच थी? शुरुआत में ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं, ये एक बार्गेनिंग चिप थी, दबाव बनाने की रणनीति। जी। जिन्ना एक अलग देश नहीं बल्कि संयुक्त भारत के अंदर मुसलमानों के लिए संवैधानिक सुरक्षा चाहते थे। पाकिस्तान का प्रस्ताव बस ये सुनिश्चित करने का तरीका था कि कांग्रेस उन्हें गंभीरता से ले। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। हाथ से निकल गया। कांग्रेस की जिद, अंग्रेजों की शौ, इन सब ने मिलकर इस बार्गेनिंग चिप को एक हकीकत बना दिया। ये सब सुन के लगता है कि हालात बस बद से बदतर होते जा रहे थे। क्या कोई आखिरी मौका था? कोई ऐसा मोड़ जहां से लौटा जा सकता था? हाँ, एक आखिरी मौका था। 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। भारत को एकजुट रखने की आखिरी कोशिश। आखिरी और सबसे गंभीर कोशिश। क्या था ये प्लान? थोड़ा बताइए। प्लान ये था कि भारत एक ही देश रहेगा, लेकिन केंद्र बहुत कमजोर होगा। सिर्फ 3 विषय होंगे उसके पास: रक्षा, विदेश मामले और संचार। बाकी सारे अधिकार प्रांतों के पास? हाँ, और प्रांतों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा: हिंदू बहुल, मुस्लिम बहुल, पश्चिमोत्तर और पूर्वी प्रांत। ये तो एक बीच का रास्ता लग रहा है। बिल्कुल। ये लीग को पाकिस्तान का एहसास भी दे रहा था और देश को एकजुट भी रख रहा था। और शुरू में तो दोनों पार्टियों ने इसे मान भी लिया था। हाँ, मान लिया था। ऐसा लगा कि संकट टल गया। फिर गलती कहाँ हुई? गलती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, 10 जुलाई 1946 को। जवाहरलाल नेहरू का वो बयान? जी, कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने थे। उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस प्लान को मानने के लिए बाध्य है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान सभा में जाने के लिए आजाद है और वो इस प्लान को बदल भी सकती है। और इस एक बयान ने सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ। मुस्लिम लीग का जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी टूट गया। जिन्ना को लगा कि कांग्रेस अपनी बात से मुकर जाएगी। उन्होंने तुरंत कैबिनेट मिशन प्लान से समर्थन वापस ले लिया और डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। और यहीं से कलकत्ता में भयानक दंगे शुरू हुए। तो कैबिनेट मिशन की विफलता ही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। हाँ, बंटवारे को रोकने का आखिरी दरवाजा जो नेहरू के एक बयान से हमेशा के लिए बंद हो गया। तो अब बंटवारा लगभग तय हो चुका था। और यही कहानी में एंट्री होती है लॉर्ड माउंटबेटन की। कहा जाता है कि उनकी जल्दबाजी ने इस त्रासदी को और भी भयानक बना दिया। बिल्कुल। माउंटबेटन को सत्ता सौंपने के लिए जून 1948 तक का समय दिया गया था। लेकिन उन्होंने तारीख बदलकर 15 अगस्त 1947 कर दी। हाँ, लगभग 10 महीने पहले। पर इतनी जल्दबाजी क्यों? अंग्रेज थक चुके थे। विश्व युद्ध ने उनकी कमर तोड़ दी थी। उन्हें भारत में गृह युद्ध का डर था और वो बस निकल जाना चाहते थे, जिम्मेदारी लिए बिना। हाँ, और इस जल्दबाजी का मतलब था कि बंटवारे के लिए कोई योजना नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। और सबसे भयानक नतीजा था सीमा रेखा का निर्धारण। हाँ, सिरिल रैडक्लिफ, एक ऐसा अंग्रेज वकील जो पहले कभी भारत आया ही नहीं था। ये तो मजाक जैसा लगता है। त्रासदी पर एक मजाक। उन्हें भारत के भूगोल, यहाँ की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता था। और सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए। इतना ही, बस पुराने नक्शों पर एक लाइन खींच दी। एक ऐसी लाइन जिसने गांव को बीच से काट दिया। किसी का घर हिंदुस्तान में तो खेत पाकिस्तान में। बिल्कुल। जैसा किसी ने कहा था, लाइन नक्शे पर बनी लेकिन खून जमीन पर बहा। और जैसे ही बंटवारे का ऐलान हुआ, पूरा प्रशासनिक ढांचा ढह गया। कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स। पुलिस, प्रशासन सब या तो हिंदू मुसलमान सिख में बट गए या बेबस हो गए। ब्रिटिश सैनिक अपनी बैरकों में ही रहे। उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। एक पावर वैक्यूम बन गया और उस खाली जगह को हिंसक भीड़ों ने भर दिया। हिंसा इसलिए हुई क्योंकि राज्य अपने ही लोगों की रक्षा करने में नाकाम हो गया। बिल्कुल। इस दर्द को समझने के लिए शायद इतिहास की किताबों से ज्यादा साहित्य की तरफ देखना पड़ता है। सादत हसन मंटो की कहानियां। हाँ, तोबा टेक सिंह। उसका मुख्य किरदार बिशन सिंह, जो एक पागल खाने में है, वो बस एक ही सवाल पूछता है, मेरा गांव तोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में? और जब उसे पता चलता है कि वो पाकिस्तान में है, तो वो दोनों देशों के बीच की उस नो मैन्स लैंड में गिर कर मर जाता है। उसका पागलपन असल में उस आम आदमी का दर्द है जिसका घर, जिसकी जमीन रातों रात एक विदेशी देश बन गई थी। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था। नहीं, ये आत्मा का बंटवारा था। और इस त्रासदी का सबसे घिनौना चेहरा औरतों पर हुए अत्याचारों में दिखता है। हाँ,
रितु मेनन और कमला भसीन ने इस पर बहुत काम किया है। अंदाजा है कि लगभग 75,000 से 1 लाख औरतों को अगवा किया गया। उनके साथ बलात्कार हुआ, धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये एक समुदाय द्वारा दूसरे को अपमानित करने का तरीका था। और यहाँ भी दोनों देशों की नई सरकारें अपनी ही महिला नागरिकों को बचाने में विफल रहीं। बुरी तरह विफल रहीं। ये नेतृत्व की सबसे बड़ी नैतिक विफलताओं में से एक थी। तो इस पूरे चर्चा को अगर हम समेटें तो हम आखिर क्या समझें? इस तबाही का सार क्या है? सार ये है कि बंटवारा कोई किस्मत का लिखा नहीं था। ये एक मानव निर्मित त्रासदी थी। हाँ, ये ब्रिटिश साम्राज्य की गैर जिम्मेदारी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं की राजनीतिक अदूरदर्शिता और सत्ता की लड़ाई में आम इंसान को भूल जाने का नतीजा था। इसकी कीमत उन करोड़ों लोगों ने अपनी जान, अपने घर और अपनी गरिमा से चुकाई। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि जब राजनीति विफल होती है तो इंसानियत खून बहाती है। बिल्कुल। भारत इसलिए नहीं टूटा कि लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके नेता उनके बीच के भरोसे को कायम नहीं रख पाए। बिल्कुल सही। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये भरोसे का बंटवारा था। और ये चर्चा एक बहुत गहरा सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है, जैसा इतिहासकार मुशीरुल हसन ने उठाया है। क्या सवाल? सवाल यह है कि एक ऐसा समाज जिसका साझा जीवन का इतना लंबा और समृद्ध इतिहास था, वो इतिहास के खास मोड़ पर आकर नफरत और बंटवारे के नारों पर कैसे यकीन करने लगा? ये सवाल आज भी सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, कि साझा विरासत और आपसी भरोसा कितने नाजुक हो सकते हैं। और जब भरोसा टूट जाता है तो इतिहास खून से लिखा जाता है।